हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीडिंग क्लासेस। माई सेल्फ अंकुश ठाकुर। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड का, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम लाइबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि लाइबिलिटीज़ होती क्या है। लेकिन उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में जो एसेट्स के बारे में किया था, जो मेन कैटेगरीज हमने की थी एसेट्स की, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। आज हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो मेजरली इनके अंडर जो एसेट्स आते हैं वो कौन कौन से एसेट्स आते हैं, क्योंकि आगे चल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हमें इजी रहेगा अगर हम पहले से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फिक्स्ड एसेट में कौन से एसेट्स आते हैं, करंट में कौन से एसेट्स आते हैं और फिक्टिशियस में कौन से एसेट्स आते हैं। फिक्स्ड एसेट में आते हैं हमारे लैंड एंड बिल्डिंग। आगे हो सकता है ये लैंड डिफरेंट लिखा हो या बिल्डिंग अलग से लिखा हो, दिया गया हो, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग दोनों ही एसेट्स का, फिक्स्ड एसेट का पार्ट है। सेकंड है प्लांट एंड मशीनरी, ये भी फिक्स्ड एसेट का ही पार्ट है। उसके बाद आता है फर्नीचर, जो बिजनेस में हम फर्नीचर लगवाते हैं, फिटिंग्स करते हैं, तो वो भी फिक्स्ड एसेट में ही काउंट होता है। प्लांट एंड मशीनरी, जो मशीनरी हम यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करवाते हैं बिजनेस में, या प्लांट लगाते हैं एक बड़ा प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, तो वो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये तीनों फिक्स्ड एसेट का पार्ट है। और कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं बिजनेस में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए या इनवॉइस वगैरह बनाने के लिए, तो वो भी क्या है, फिक्स्ड एसेट का पार्ट है। व्हीकल जो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं बिजनेस के, रॉ मटेरियल ले जाने लाने के लिए या फाइनल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या बिजनेस के और पर्पस के लिए यूज़ होता है डेली बेसिस पे, तो वो भी फिक्स्ड एसेट में ही आएगा। गुडविल के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि गुडविल भी बिजनेस की फिक्स्ड एसेट आती है, जो कि इनटेंजिबल होती है, जिसे हम देख या छू नहीं सकते। नेक्स्ट हम आते हैं करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स में क्या, मेनली कैश को हम करंट एसेट बोलते हैं। कैश को करंट एसेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि कैश जो है वो कंपनी में या तो इनफ्लो करता रहता है बिजनेस में, या आउटफ्लो करता है। कैश हमारे पास आएगा, हमने कुछ एक्सपेंसेस किए, कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया, कुछ मशीनरी परचेज की, तो उस पर स्पेंडिंग जो होती है वो कैश हमारे पास टिकता नहीं, आता जाता रहता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। बैंक बैलेंस, बैंक में हमारी जो पेमेंट जमा रहती है, कोई प्रॉफिट है, हमारे जो रेवेन्यू है सेल्स के, उन्हें हम कभी ना कभी खर्च करते हैं डिविडेंड देने के लिए, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में शेयर देने के लिए, सैलरी देने के लिए, वेजेस देने के लिए, या फर्दर एक्सपेंसेस के लिए, या इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो वो भी क्या स्टेबल नहीं रहते हैं, वो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते रहते हैं हमारे बिजनेस में। तो ये बैंक बैलेंस भी आ गया। डेटर्स वो हैं, अभी डेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम। डेटर्स वो हैं जिनसे हमने पेमेंट लेनी होती है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए हमने देते हैं उन्हें, वो डेटर्स की कैटेगरी में आ जाता है। स्टॉक ऑफ गुड्स, जो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं या फिनिश प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिन्हें आगे हम रीसेल के लिए यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकली फिनिश प्रोडक्ट हम जो खरीदते हैं, जिन्हें हम आगे रीसेल के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हमारे क्या हैं, वो भी करंट एसेट्स में आते हैं। क्योंकि हम साल में खरीद रहे हैं, तो उसी एक साल के अंदर काउंटिंग पीरियड में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा से बेच दें, सेल कर दें। अगर हम बेचेंगे नहीं तो इसका मतलब हमारा बिजनेस ही नहीं चल रहा, बिजनेस रन ही नहीं कर रहा। बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ अमाउंट जो बचता है हमारे पास, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक की फॉर्म में लिखते हैं, बट ज़्यादातर जो स्टॉक होता है उसको हम करंट एसेट कंसीडर करते हैं, करंट एसेट्स की कैटेगरी में ही लिखते हैं। उसके बाद आता है फिक्टिशियस एसेट, जो मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आगे, जो मैंने कार की एग्जांपल दी थी, शोरूम की, जो कार वाले एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो फिक्टिशियस एसेट्स आ गए। जो आईपीओ वगैरह हम लॉन्च करते हैं, इशू करते हैं शेयर कैपिटल के लिए, वो भी फिक्टिशियस एसेट्स की ही एग्जांपल है। ये तो मैंने कुछ स्पेसिफिक आपको बता दिए इन तीनों कैटेगरीज में कि फिक्स्ड और करंट और फिक्टिशियस एसेट्स में फर्दर कौन कौन से एसेट्स फॉल करते हैं कैटेगरी में। आगे हम करेंगे लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ में क्या आता है, आगे उनकी कौन सी फर्दर टाइप्स हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं लाइबिलिटीज़ पे। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, मतलब कि जो बिजनेस ने अमाउंट जो पे करनी है, एक तरह से पेमेंट हो गई, वो हम पे एक बर्डन रहता है, या उसको डेट बोल लो, उसे हम लाइबिलिटीज़ बोल रहे हैं। लाइबिलिटीज़ अब दो तरह की होती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कौन सी लाइबिलिटी होती है? जब हम विद इन द बिजनेस है, विद इन द एंटिटी ही किसी से हमने पैसे लिए उसे पे करने हो, या किसी ओनर ने इन्वेस्टमेंट की हो कंपनी में, उसको पे करना हो, तो वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है। जैसे ओनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है हमारे बिजनेस में, उसे टाइम टू टाइम उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, या कभी ना कभी उसे कैपिटल रिटर्न करनी पड़ेगी जब वो छोड़ के चला जाएगा बिजनेस को, तो वो इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी है जो ओनर के अलावा या बिजनेस में काम कर रहे, जो इन्वॉल्व है बिजनेस में, उनके अलावा जो लोग हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, उनसे जो लेन देन होता है, जो
हमने उनकी पेमेंट करनी रहती है उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि हमने बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, उनसे लोन लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो आउटसाइडर्स हैं, उनको हमने इंटरेस्ट भी पे करना है, लोन की EMI भी पे करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो क्या हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी अगर फर्दर 2 टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट आगे डिवाइड की गई है कि एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? जैसे हमने एसेट्स ये थे, करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, वैसे लायबिलिटीज़ भी हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ है जिन्हें हम विद इन द ईयर या 1 साल से कम के समय में हम क्लियर कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। अब वो उसमें आ गया कि हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, हमने उनसे सामान बाय किया था, रॉ मटेरियल परचेज़ किया था बिज़नेस के लिए, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हमने उनको पेमेंट करनी है। तो जैसे कि मैंने डेटर्स की एग्जांपल दी थी, वो कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, कुछ दिनों के लिए या कुछ मंथ्स के लिए रहता है। वो हम जब उनकी पेमेंट कर देंगे सब राइट ऑफ हो जाएगी लायबिलिटी। वो 3 महीनों में हमने उनकी पेमेंट कर दी तो क्रेडिटर्स क्या है, ख़त्म हो गए। उसके अलावा क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट में आगे चल के कराऊंगा। वो बैंक की एक फैसिलिटी होती है, जब आपके पास बैलेंस नहीं है बैंक में, कुछ पैसे नहीं है, तो आप विड्रॉ कर सकते हो ऊपर भी उससे, तो वो भी आपको कुछ समय में लौटाने पड़ते हैं बैंक को, तो वो होते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट में भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ में आ जाता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आ जाता है, अब कोई बिज़नेस में कोई ओनर है, उसने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की, अपने पैसे लेके आया बिज़नेस में। अब बिज़नेस के लिए क्या है, बिज़नेस तो ओनर से अलग है, और वो बिज़नेस के लिए क्या है, वो एक लायबिलिटी है कि बिज़नेस में पैसे आए मेरे पास, तो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, मैंने उसको रिटर्न देनी है। हो सकता है जब छोड़ के जाए, रिटायर हो जाए, डेथ हो जाए उसके पार्टनर की, तो वो सब कैपिटल उसको वापस मिल जाएगी। तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो कैपिटल होगी ना, वो भी उसके लिए लायबिलिटी का ही काम करती है। और बिज़नेस में कोई लोन है बड़ा, 20 से 25 साल के लिए लोन लिया करोड़ों का, उसको धीरे धीरे पे ऑफ करना रहता है, राइट ऑफ करना रहता है, साथ में इंटरेस्ट पे करना उस पर, तो वो भी क्या रहता है, एक लायबिलिटी रहती है बिज़नेस की कि वो पे करनी है। तो ये हो गया लोन एडवांसेस हो गया, कैपिटल भी एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की एग्जांपल है। ये हो गई हमारी लायबिलिटीज़। उसके बाद आते हैं लास्ट टॉपिक, ये इसी लेक्चर में लास्ट टॉपिक ये कवर करते हैं, ड्राइंग्स क्या रहती हैं। जैसे हमने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है, बिजनेस अच्छा चल रहा, स्मूथ चल रहा है, कुछ जो पार्टनर्स रहते हैं, ओनर्स रहते हैं कंपनी के, उन्हें क्या रहता है, उनकी पर्सनल कोई बाय चांस ज़रूरत पड़ जाती है उनकी पर्सनल अपनी लाइफ में कि हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें लोन लेना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, हमें उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसे चाहिए, कुछ पेमेंट करनी किसी की, कुछ EMI पे करनी है, या डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, हमारा क्रेडिट स्कोर ना कम हो जाए, तो उस चक्कर में वो क्या करते हैं कि बिज़नेस से लोन ले लेते हैं या बिज़नेस से विड्रॉ कर लेते हैं पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, 10,000 करें या 20,000 करें। जरूरी नहीं बिज़नेस से सिर्फ कैश ही विड्रॉ कर सकते हैं, कुछ एसेट्स भी विड्रॉ करा सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो बिज़नेस में रिकॉर्ड कर दिया जाता है कि इस पार्टनर ने एसेट विड्रॉ किया है या कैश विड्रॉ करवाया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ड्राइंग्स की है। ड्राइंग्स मतलब पैसा निकलवाना बिज़नेस के लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिज़नेस रिसोर्सेज का अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करना, तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। तो वो जो ड्राइंग्स हम निकालते करवाते हैं, वो उससे क्या होता है कि ऑब्वियस है बिज़नेस की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। हमने अगर 10 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की थी बिज़नेस में, अगर 1 साल बाद मान लो बिज़नेस ग्रो किया, उसकी 12 लाख कैपिटल होगी, उसमें से हम बिज़नेस से विड्रॉ करवा रहे हैं, हमको ज़रूरत है 1 लाख रुपए की, तो 12 लाख की वैल्यूशन अब 11 लाख की हो जाएगी। तो ऑब्वियस हमारे पास रिसोर्सेज कम रह गए, फंड्स कम रह गए, तो उससे क्या है कि बिज़नेस की वैल्यू पे असर पड़ता है, उससे बिज़नेस के एसेट्स कम हो जाते हैं। और जो हम ड्राइंग्स करते भी हैं ना, वो जब हम 10,000 निकलवाएंगे तो उसको 10,000 के बेसिस पे ही लिया जाएगा, 10,000 की मॉनेटरी वैल्यू पे ही काउंट किया जाएगा। अगर हम कोई एसेट परचेज़ करते हैं, हो सकता है उसकी एसेट की करंट वैल्यू आज के टाइम में 40,000 हो, लेकिन जब हमने बाई किया उसकी बुक वैल्यू जो रिकॉर्ड है वो 50,000 पे, तो हम उसको 50,000 पे ही काउंट करेंगे। जब ओनर से पैसे लेंगे या जिसने ड्राइंग्स की हैं तो उसे 50,000 ही लेंगे, हम 40,000 नहीं लेंगे। दूसरा, उस पर जो इंटरेस्ट अगर कैश में विड्रॉ कर रहा है या किसी और का कैश या काइंड में विड्रॉ करवाता है, हम उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं ड्राइंग्स पे, कि उसको इतने टाइम के बाद इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है जो उसने ड्राइंग्स की हैं। तो ये सब होती हैं जो ड्राइंग्स में कवर होती हैं, जो कैपिटल से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। जब कैपिटल से हम कुछ विड्रॉ करते हैं उसे ड्राइंग्स कहा जाता है पर्सनल यूज़ के लिए। तो आज हमने लाइबिलिटीज़ और ड्राइंग्स को कवर कर लिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर टर्म्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मेरा लेक्चर रिवाइज कीजिए। थैंक यू।